प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सनवी गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों आज से यस सनवी गुरुकुल्स के इस YouTube चैनल पर क्लास 10th मैथ्स का बैच स्टार्ट होता है और ये बैच YouTube पर एकदम फ्री है, जहां पर आप सभी लोग जुड़कर अपने मैथ्स के लेवल को बेहतर कर सकेंगे, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए कारगर साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर संख्याओं से संबंधित है। क्योंकि जब तक संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक मैथ्स इजी नहीं होगा। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि यहाँ पर संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि संख्याएं होती क्या है। तो चलो सबसे पहले हम एक चार्ट के माध्यम से बताते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। क्योंकि जब चार्ट को समझ लेंगे तो संख्याओं को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है संख्याएं। अगर संख्याएं की बात करें तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन सी? एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। अभी हम यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इन संख्याओं के बारे में जान जाएंगे तो फिर इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि जो संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरी जो है काल्पनिक संख्या। इस तरह से अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को तीन भागों में बांटा गया है, एक पूर्णांक, दूसरा भिन्न और तीसरा दशमलव। फिर हमने पूर्णांक को दो भागों में बांटा है, ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या को भी हमने दो भागों में बांटा है, एक शून्य और दूसरा प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या को मैंने चार भागों में बांटा है, एक विषम संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा भाज्य संख्या, चौथा अभाज्य संख्या। फिर हमने अभाज्य संख्या को भी दो भागों में बांटा है, सह अभाज्य संख्या और दूसरा युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे दशमलव। अगर दशमलव की बात करें तो दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अगर हम अशांत दशमलव की बात करें तो अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती अशांत दशमलव और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। चूंकि अनावर्ती अशांत दशमलव को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम दशमलव की बात करें तो दशमलव में जो शांत दशमलव होता है और आवर्ती अशांत दशमलव होता है, ये परिमेय संख्या होती है। लेकिन जो अनावर्ती अशांत दशमलव होता है ये हमारा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मैं साइड हो जाता हूं और इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने एक चार्ट के माध्यम से संख्याओं के वर्गीकरण को बताया कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अब हम उन संख्याओं को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने बताया कि जो संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। तो हम सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या
अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं या जो संख्या वास्तव में होती है उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया कि जिनको हम संख्या रेखा पे दिखा सके या ये कह सकते हैं कि जो संख्या वास्तव में होती है उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते या ये कह सकते हैं कि जो वास्तव में नहीं होती है उनको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। परिभाषा समझ में आ रहा है? लेकिन यदि हम पहचान की बात करें तो पहचानना बहुत आसान है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में हो तो वो संख्या काल्पनिक होती है, और यदि किसी संख्या के साथ आयोटा लगा हो यानी कि संख्या के साथ आई लगा हो, आई चूंकि आयोटा होता है इसलिए अगर किसी भी संख्या के साथ आयोटा का चिन्ह लगा हो या कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में हो तो वो संख्या काल्पनिक संख्या होती है। अगर इन दो तरह की संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो जो सारी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा? रूट में यदि संख्या माइनस में है या किसी संख्या के साथ आयोटा का चिन्ह लगा हो तो वो संख्या काल्पनिक होती है, और यदि असम संख्या की बात करें तो वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें वास्तविक संख्या की तो मैंने क्या बताया कि जिनको संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, जिनको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जिन भी संख्या को अगर संख्या रेखा पे दिखा सकेंगे वही संख्या वास्तविक संख्या होगी। क्योंकि मैंने पहचान के तौर पे बताया कि बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में है तो बस वही वास्तविक नहीं होगी, और यदि किसी संख्या के साथ आयोटा का चिन्ह लगा हो तो वो संख्या वास्तविक नहीं हो सकती। उसके बाद जो सारी संख्याएं होंगी सब वास्तविक संख्या होंगी। जैसे हम बात करें उदाहरण की, अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे जो भी संख्या गिनती वाली होगी जैसे 1 2 3 4, चाहे वो संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, जैसे -1 -2 -3, चाहे 0, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। यानी कि मैं यदि उदाहरण की बात करूं तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दो, 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यदि कोई संख्या भिन्न है जैसे 2/3 -3/4, ये सब संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। यानी कि 2/3 -3/4 ये भी संख्या वास्तविक होता है। यदि कोई संख्या रूट में है तो ये भी संख्या वास्तविक संख्या होती है, बस रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। यानी और भी संख्या की बात करें जैसे दशमलव में, अगर दशमलव में कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, ये सारी संख्याएं जो होती हैं सब कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या समझ में आया? अभी हमने बताया काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्या की पहचान मैंने बताया कि रूट में क्या होगा, यदि माइनस होगा तो वो संख्या काल्पनिक होगी, यदि संख्या के साथ आयोटा का चिन्ह लगा होगा मतलब आई लगा होगा तो वो भी संख्या काल्पनिक होगी। ठीक है, तो यदि हम काल्पनिक संख्या की बात करें, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? जिनको संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते, जिनको संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते।
ये ध्यान रखना है। अगर उदाहरण की बात करें, हमने बताया उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि अगर कोई भी संख्या क्या होगा, रूट के अंदर माइनस में होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रूट में 2, ठीक है, रूट में -7, रूट में -4। या मैंने ये भी बताया कि अगर किसी संख्या के साथ आयोटा चिन्ह लगा हो, यानी कि आई लगा हो, तो ये भी संख्या जो होगी काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। तो क्या समझ में आ रहा है? मैंने बताया कि वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार की। तो हमने बताया कि जो वास्तविक संख्या होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। समझ रहे हो? तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं परिमेय संख्या। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, चूंकि मैंने इन सब संख्याओं को एक चार्ट के माध्यम से समझाया है, तो यह मैं सबको बारी बारी से परिभाषित कर रहा हूं, समझे? तो ये देख सकते हो। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। और ये भी ध्यान रखना है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो हर होगा वो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो चलेगा, लेकिन हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, जिनको p/q के रूप में, q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जहां q is not equals to 0, यानी कि q का मान हर हाल में 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या परिमेय संख्या होगी। समझ रहे हो? अगर हम बात करें परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स की, उदाहरण की बात करें, तो हम किसको बोल सकते हैं? जैसे हमने बताया कि देखो, जो भी गिनती वाली संख्या होगी वो सब परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो भी संख्या गिनती वाली होगी वो सब कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। जैसे अगर इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण की, तो मैंने क्या बताया कि जो भी गिनती वाली संख्या होगी, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, वो संख्या प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे -4 लिख दिया, -3 लिख दिया, 0 लिख दिया, 7 लिख दिया। ये सब संख्याएं जो होती है ना, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इनके बटा में 1 कर सकते हैं। जब बटा में 1 करेंगे तो ये p/q के रूप में हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम सबके बटा में 1 कर सकते हैं, इसलिए ये जो गिनती वाली संख्या होती है, सभी के सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। समझ रहे हो? उसके बाद और भी संख्या की बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात भिन्न की करें, यानी कि जो भी संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी गई है, जैसे 3/5, 7/2, 8/15, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे 7 हम 9 लिख दे, ठीक है, 2/3 लिख दे। ये सब संख्याएं, चाहे वो माइनस में लिखी जाए चाहे प्लस में लिखी जाए, सब परिमेय संख्या होंगी। उसके बाद आएंगे हम लोग दशमलव वाली संख्या पे। तो दशमलव वाली संख्या की अगर बात करें, तो मैंने बताया कि जो दशमलव वाली संख्या है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या और एक, यदि बात करें दशमलव वाली संख्या की, तो मैंने बताया कि जो दशमलव वाली संख्या है वो 2 प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। तो अगर हम शांत दशमलव की बात करें, तो शांत दशमलव का क्या मतलब है? शांत दशमलव का यही मतलब है कि जब मतलब उसका अंत हो जाए, जैसे दशमलव के बाद जो संख्या है वो क्या हो जाए, उसका अंत हो जाए।
जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 2.3, 4.37। यहाँ देख सकते हो दशमलव के बाद दो संख्या लिखी, दशमलव के बाद दो अंक लिखा गया, उसके बाद ये रुक गया है। इसका मतलब इस तरह की संख्याओं को हम शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो शांत दशमलव भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। समझ में आ रहा है? यदि बात करें अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव किसे कहते हैं, यानी कि दशमलव के बाद जो अंक आए उसका अंत ही ना हो, यानी कि वो आगे बढ़ता ही जाए। तो इस तरह की संख्याओं को, इस तरह की दशमलव वाली संख्याओं को अशांत दशमलव कहते हैं। अगर बात करें अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, एक आवर्ती अशांत दशमलव और एक होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। समझ रहे हो? आवर्ती अशांत दशमलव किसको कहते हैं कि यदि दशमलव के बाद, यदि दशमलव के बाद अंक रिपीट हो, जैसे मान लो क्या बोल सकते हैं कि अगर दशमलव के बाद कोई अंक आ गया, जैसे दो अंक आ गए, तो रिपीट हो, अगर अंकों का रिपीटेशन होगा, अगर अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो वो हमारा आवर्ती अशांत दशमलव होगा। लेकिन दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन ना हो, तो वो हमारा अनावर्ती अशांत दशमलव होता है। समझ रहे हो? तो हमने बताया कि आवर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। तो जो आवर्ती अशांत दशमलव होता है उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 3.4141 ऐसे डैश डैश, यानी कि देख सकते हो रिपीटेशन हो रहा है, 4141 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, आवर्ती अशांत दशमलव है। क्योंकि हम बाद वाली जो संख्या होती है वो भी क्या होता है, आवर्ती अशांत दशमलव होता है। जैसे हम 3 क्या लिख रहे, 4, इस पे बार लगा दे, तो इसका मतलब 4 आता जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? अगर बात करें अपरिमेय संख्या की, तो किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन यदि मैं पहचानने की बात करूं, तो कैसे पहचानेंगे कि अपरिमेय संख्या है? तो बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई संख्या रूट के अंदर है, ठीक है, अगर कोई संख्या रूट के अंदर है और वो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3, √2, √5, ये जो संख्याएं हैं सब कौन सी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से मैंने बताया कि जो अनावर्ती अशांत दशमलव है वो भी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अगर सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, परिभाषा अलग चीज है, पहचानना अलग चीज है। तो बस ये ध्यान रखना है। उदाहरण में मैंने क्या बताया कि जो भी संख्या अगर रूट के अंदर है, यदि वह रूट के बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वो सारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √2, √3, ठीक है, √5। और फिर मैंने क्या बताया कि अगर जो संख्या क्या होगी, अनावर्ती अशांत दशमलव होगी, वो भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 3.2148 डैश डैश, देख सकते हो संख्याओं का, यानी अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ना, ये जो क्या है, ये जो संख्या है
अनावर्ती अशांत दशमलव है। तो इस तरह की जो संख्या होती है, ये भी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो चलिए मैं साइड हो जाता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के प्रकार की। तो परिमेय संख्या को हमने 3 भागों में बांटा था, एक पूर्णांक, दूसरा भिन्न और तीसरा दशमलव। तो अब हम बात करेंगे पूर्णांक की कि पूर्णांक क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पूर्णांक। पूर्णांक की अगर बात करें कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक की बात करें कि आखिर पूर्णांक होता क्या है, तो जो गिनती वाली जो संख्या होती है ना, उसी को पूर्णांक बोला जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, वो संख्या माइनस वाली भी होती है और प्लस वाली होती है। यानी कि गिनती वाली संख्या जितनी भी प्लस में होती है, जितने भी माइनस में होती है, चाहे जीरो को भी बोल सकते हैं, तो ये जो सारी संख्याएं हैं गिनती वाली, वो कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक होती है। यानी ये कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी जो गिनती वाली संख्या माइनस में होगी या प्लस में होगी या जीरो, इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या क्या है गिनती वाली, यदि माइनस में है, जैसे -3, -2, -1, ठीक है, या जीरो भी ले सकते हैं, या 1, 2, 3, गिनती वाली संख्या प्लस में हो, तो ये सारी जो संख्याएं हैं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। ये ध्यान रखना है, समझे? फिर हमने पूर्णांक को 2 भागों में बांटा, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे? यानी जो संख्या किसमें होगी? माइनस में होगी। समझे? जो संख्या माइनस में होगी उसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बात करेंगे ऋणात्मक पूर्णांक की। अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि जो संख्या किस में होगी? माइनस में होगी। यानी हम ये कह सकते हैं, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1, यानी कि केवल माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या पूर्णांक क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जीरो से लेकर जितनी भी प्लस वाली संख्या होती है, जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी गिनती वाली, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इस तरह से जितनी भी धनात्मक गिनती वाली संख्या होंगी, सब के सब पूर्णांक कहलाएंगे। यानी कि 0 से लेकर अनंत तक। समझे? अगर बात करें पूर्ण संख्या की, तो मैंने पूर्ण संख्या को 2 भागों में बांटा, एक शून्य, यानी शून्य को अगर हम साइड कर दे, तो दूसरा मैंने बांटा प्राकृतिक संख्या। यानी कि अगर हम शून्य को हटा दें तो जो संख्या बचेगी, यानी 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या बचेगी, यानी 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अनंत तक की जितनी भी संख्या होंगी, क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। यानी पूर्ण संख्या में से यदि हम 0 को हटा दें तो जो संख्या बचेगी वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो यहां बात करें अगर प्राकृतिक संख्या की, प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें तो किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या? मैंने क्या बताया? 1 से लेकर 1, 2, 3, ठीक है, 4, ये कहां तक हो सकता है? अनंत तक हो सकता है।
यानी कि ये जो सारी संख्याएं हैं कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के प्रकार की। तो हमने प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषम संख्या की। तो विषम संख्या क्या होता है? अगर बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या कहते किसे हैं? तो यह ध्यान रखना है कि जो भी प्राकृतिक संख्या अगर 2 से नहीं कटती है तो वो संख्या विषम संख्या होती है। जैसे 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 1 जो है विषम संख्या हो जाएगा। उसी तरह से 3 की बात कर ले तो 3 भी 2 से नहीं कटेगा, तो 3 भी कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे हम विषम संख्या कहेंगे। तो जो 2 से ना कटे, ठीक है, 2 से ना कटे, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे बता दो? उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना? उसे विषम संख्या कहते हैं। जो भी नहीं समझ में आएगा वो मेरे को बता सकते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो किसे कहेंगे? तो जैसे 1 हो गया, क्या 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब 1 कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। 3 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। मतलब 1 छोड़ते जाओ, 7 के बाद 8 आता है, 8 छोड़ दो, 9 हो जाएगा। 10 आता है, 10 छोड़ दो, 11। यानी कि एक एक को छोड़ते जाओगे तो जो सारी संख्याएं बनेंगी वो सारी संख्या कौन सी संख्या होंगी? विषम संख्या। यदि बात करें सम संख्या की, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या की अगर बात करें तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो बस जो विषम संख्या उसका उल्टा। अगर विषम संख्या 2 से नहीं कट रहा है तो जो 2 से कटेगा वो क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे 2 2 से कट जाएगा तो सम संख्या है। 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। इसका मतलब कि 4 भी कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। तो इसका मतलब क्या परिभाषा हो जाएगा कि जो 2 से कटे, 2 से कटे, ध्यान रखना है, जो 2 से कटे उसे हम क्या कहेंगे? उसे सम संख्या कहेंगे, यानी कि उसे सम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यदि हम इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण की, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा। यानी कि जो भी संख्या 2 से कट जाए वो सारी की सारी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। समझ में आया? तो चलिए मैं साइड हो जाता हूं, आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या की, कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, यदि हम भाज्य संख्या की बात करें कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो जो भी संख्या एक स्वयं को छोड़ करके अगर किसी और भी संख्या से कटे तो वो जो संख्या होगी भाज्य संख्या होगी। मैंने क्या बताया कि अगर कोई संख्या 1 से तो कट ही जाएगा, संख्या जितनी भी है वो सारी संख्या 1 से कट जाएंगी, तो 1 से कटना चाहिए और वो स्वयं से तो कट ही जाएगा। यानी 1 और स्वयं को छोड़ करके अगर वो किसी और संख्या से कटे तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 हो गया, 4 1 से तो कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन उसको छोड़ करके ये 2 से भी कट रहा है,
तो इसका मतलब 4 जो होगा भाज्य संख्या होगा, समझे। उसी तरह से हम 6 की बात कर ले तो 6 1 से तो कट जाएगा, यहाँ तक कि 6 से भी कट जाएगा, तो 1 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन ये संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो जो भी संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भी कटे तो उस संख्या को हम कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, ये ध्यान रखना है। यानी कि एक से तो कटे ही कटे, स्वयं से तो कटे ही कटे, लेकिन किसी और भी संख्या से कटनी चाहिए। जैसे बात करें अगर उदाहरण की, अगर उदाहरण की बात करें तो क्या बोल सकते हैं? जैसे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। ये जो सारी संख्याएं हैं जो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये जो संख्या है 1 से कट गया, 4 से कट गया, तो ये एक और संख्या 2 से भी कट जा रहा है। उसी तरह 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, ऐसे 12, 14, 15, ये जो सब संख्याएं होंगी जो बोल रहा हूँ वो सब संख्याएं कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? बस इतना ध्यान रखना है, एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और संख्या से भी कटे तो वो संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और से ना कटे, एक से कटे, स्वयं से कटे, लेकिन और किसी से ना कटे। तो इस तरह की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे, समझे। जैसे तो यहां क्या हो जाएगा परिभाषा, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण की बात कर ले, अगर उदाहरण की बात करें तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 एक से तो कट जाएगा, स्वयं से तो कट जाएगा, लेकिन और किसी से ये नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 जो होगा वो कौन सी संख्या होगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी तरह से 3 की भी बात करें, 3 की बात करें तो जैसे 3 हो गया, एक से तो कट जा रहा है, 3 से तो कट जा रहा है, लेकिन किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब कि 3 भी कौन सी संख्या होगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह की जो संख्या होगी, यानी कि जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और से नहीं कटेगी, तो उनको हम कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, समझे। अब हम बात करेंगे कुछ नोटेड पॉइंट की, क्योंकि एग्जाम्स में अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ स्टार पॉइंट की बात करेंगे, तो यहाँ पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या होता है? तो यहाँ क्या दिख रहा है? 2 है, समझे। अब यहाँ पे पूछ देता है कि समअभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
तो सम अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो अभाज्य हो सम भी हो। तो इसमें केवल एक ही संख्या होती है जो सम भी है और अभाज्य है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सम अभाज्य संख्या। अगर हम सम अभाज्य संख्या की बात करें तो सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, यहां पे ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो देखो ये तो सबसे छोटी संख्या, तो ये तो सम है, लेकिन विषम पूछ देगा तो किसको बताएंगे? 3 को। तो यहाँ पे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या होता है? 3 होता है। हम यहाँ पे एक की तो बातें नहीं किए, तो एक को ध्यान रखना है। एक को ध्यान रखना है, एक न तो अभाज्य संख्या है और एक न ही भाज्य संख्या है। समझे? तो ये चीज ध्यान रखना है एक के बारे में। एक न तो यदि एक की बात करें तो जो संख्या एक होती है, एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। तो इसको एकदम ध्यान रखना है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या एक को ध्यान रखना है। समझे? कोई डाउट है क्या? अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या के प्रकार की। तो मैंने बताया कि अभाज्य संख्या 2 प्रकार की होती है, एक सहअभाज्य संख्या और एक युग्म अभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर बात करें सहअभाज्य संख्या की, सहअभाज्य संख्या तो किसे कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। ये जानने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना है। देखो सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है? ये 2 संख्याएं होती हैं, 2 ऐसी संख्याएं जिनका मौसो एक हो, या ये बोल सकते हैं कि जिनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, मैंने क्या बताया? ऐसी 2 संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या ये बोल सकते हैं कि जिनका मौसो कितना हो? 1 हो। उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम परिभाषा की बात करें, ठीक है ना, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है, अर्थात बोल सकते हो, अर्थात मौसो 1 हो। ठीक है, मौसो कितना हो? 1 हो। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण की, तो यहां देख सकते हो उदाहरण में, जैसे हम क्या लिख दे? 2 लिख दे। समझे? 2 और 3, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? कोई नहीं है। 2 और 3 किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये सहअभाज्य संख्या है। जैसे 2 और 3 किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। उसी तरह से मैं 4 की बात कर लूं और 5 की बात कर लूं, देख सकते हो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? और क्या ले सकते हैं बताओ? 9, अगर मैं क्या कहूँ? 9 कहूँ, 11 कहूँ, तो ये भी, इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी जो संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। बात समझ में आया? बस इतना ध्यान रखना है, ऐसी 2 संख्याएं
जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन संख्याओं को हम क्या कह देंगे? सह-अभाज्य संख्या कह देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं साइड हो जाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम बात करेंगे युग्म अभाज्य संख्या की, कि युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है। युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है, युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? युग्म अभाज्य संख्या तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, यानी कि उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? युग्म अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रहा है? पहली बात यहां ध्यान रखना है कि दोनों की दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए और दोनों के बीच अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम क्या बोल सकते हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य होनी चाहिए दोनों की दोनों। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर 2 हो, ठीक है ना, यानी कि उनके बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोल देंगे? युग्म अभाज्य संख्या। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण का, तो हम क्या बोल सकते हैं? बता सकते हो? जैसे हम 3 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है और इनके बीच कितने का अंतर दिख रहा है? 2 का अंतर। उसी तरह से हम क्या ले सकते हैं? 11 और क्या ले सकते हैं? 13 भी ले सकते हैं, ठीक है। 17 और क्या ले सकते हैं? 19 भी ले सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसी दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनके बीच अंतर 2 का हो, तो इन संख्याओं को हम क्या बोल पाएंगे? युग्म अभाज्य संख्या भी बोल पाएंगे। चलो अब हम लोग थोड़ा दशमलव के बारे में जान लेते हैं। तो हमने बताया कि अगर दशमलव की बात करें, दशमलव की, तो दशमलव को हमने बताया कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव। क्योंकि मैंने पीछे इसको बताया भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अलग से बता दे रहा हूं। दशमलव यानी अशांत दशमलव हो जाएगा। देखो, शांत दशमलव किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया ना कि अगर दशमलव के बाद अंक का अंत हो जाए, संख्या का अंत हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, 2 दशमलव कितना हो गया? 3 हो गया। 1 2 दशमलव, ठीक है, 0 1 4, समझे? यहाँ देखो ये अंत हो गया, इसके आगे कोई चीज लिखा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो होगी, कौन सी संख्या होगी? शांत दशमलव हो जाएगी, ठीक है जी। ये देख लो, यानी दशमलव के बाद संख्या का अंत हो जा रहा है, तो इसको हम शांत दशमलव कहेंगे। अगर हम अशांत दशमलव की बात करें, तो दशमलव के बाद जो संख्या है उसका अंत ना हो, यानी कि दशमलव के बाद अंक का अंत ही ना हो। जैसे 2.3, ठीक है, 3 3 3, इस तरह से ये संख्या आगे बढ़ती जाए। या ये बोल सकते हैं 1.4, ठीक है, 1 2 4 1 2 4 1 2, इस तरह से ये संख्या आगे बढ़ती जाए। या ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लो 6.02851, इस तरह से ये संख्या आगे बढ़ती जाए। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहेंगे। क्योंकि हमने अशांत दशमलव को बताया कि अशांत दशमलव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये पीछे मैंने बताया है, ठीक है, मैं बस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव
और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। तो आवर्ती अशांत दशमलव और एक होता है अनावर्ती अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक है, अब यदि हम बात करें आवर्ती अशांत दशमलव की, तो आवर्ती अशांत दशमलव क्या होता है? तो मैंने बताया कि अगर दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन हो, मतलब एक अंक का बार बार रिपीट हो, चाहे दो अंक का बार बार रिपीट हो, चाहे तीन अंक का, तो इस तरह की जो संख्या होगी क्या कहलाएगी? आवर्ती अशांत दशमलव कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 0.2 का दो का बार बार रिपीट हो, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि 1.4.3131, ठीक है। और भी देखो, तो जो संख्या रिपीट होती है उस पर हम बार भी लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1.555 जो होता है, हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.5 पे क्या लिख सकते हैं, बार। यानी कि जो भी बार वाली संख्या होती है वो क्या होती है? आवर्ती अशांत दशमलव होती है। अनावर्ती अशांत दशमलव किसे कहते हैं? यानी कि दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन ना हो, यानी कि अंक रिपीट ना हो, दोहराए ना जाए। जैसे 1.3, 1.4.2 ये देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो लिख दो 6.081755, तो यहाँ पे देख सकते हो अंकों का रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो इस तरह की जो संख्या होगी क्या कहलाएगी? अनावर्ती अशांत दशमलव कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं साइड हो जाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।